के सबसे विस्तृत संविधानों में गिना जाता है, वो एक अपर्याप्त संविधान है और उसकी अपर्याप्तता को हम पहचानते रहे हैं, तभी हमने इतने सारे संशोधन किए हैं संविधान में। लेकिन उस संविधान के 3 पक्ष हैं जिन पर आपका ध्यान होगा ही। एक तो वो व्यवस्था का उपकरण है कि कैसी व्यवस्था होगी। दूसरा वो हमारे सपनों की संहिता भी है, यानी वो सपने जिनको प्रियम्बल में जिनको कभी श्रीवास्तव ने आपके सामने रखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और तीसरा वो हमारे सामूहिक अंतःकरण का भी घर है। वो 3 चीजें एक साथ हैं, वो यथार्थ भी है, वो सपना भी है और वो अंतःकरण है। और संविधान तो वैसे जैसे कहा कि कागज के कुछ टुकड़े हैं, वो सत्यापित और लोक व्यवहार से ही होता है। यानी संविधान में जो लिखा हुआ है उनमें से अगर हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते, इसका भी उल्लेख हुआ। हमको जो बहुत सारी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं वो हमने अपने संघर्ष से अर्जित नहीं की है, वो हमको संविधान ने दी। अगर संविधान ना होता तो हमको वो नागरिकता ना मिली होती, हमको सपने, वो समता का, न्याय का, भाईचारे का सपना भी ना मिला होता। तो हम अगर नागरिक हैं, याद रखिए हम ब्रिटिश साम्राज्य में उसकी प्रजा थे, लेकिन हम भारतीय लोकतंत्र में नागरिक हैं। और ये उचित ही कहा गया कि असल में तो नागरिक ही इस संविधान के केंद्र में। नागरिकता आपको दी गई है और फिर उस नागरिकता से क्या होने वाला है ये आपको बताया गया है। संविधान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता। मैंने वर्षों पहले कविता लिखी थी, पवित्र स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, लोग ही पवित्र को बचाते। ठीक उसी तरह से संविधान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, लोग ही संविधान को बचाते हैं, अगर बचाते हैं। मैं इस पर थोड़ा बाद में भी आऊंगा। संविधान में लोक व्यवहार और राज व्यवहार दोनों को मर्यादित करने की व्यवस्था है कि कैसे व्यवहार करेगा और उन मर्यादाओं का पालन कराने की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं पर है। हमारा ये बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि वो संस्थाएं लगातार शिथिल और कमजोर पड़ रही हैं। उनमें या तो आलस्य आ गया है, या वो उदासीन है, या उन पर किसी और चीज का कब्जा हो गया है। आखिर एक मोनोपोली कमीशन होता था ना, मोनोपोली व्हाटएवर। अब इतनी मोनोपोली हमारे सामने बन रही हैं। हर दिन हमको बताया जाता है कि आज बताया गया कि हर 500 किलोमीटर पर जो पोर्ट है वो अडानी साहब के पास है। तो ये मोनोपोली कमीशन कहाँ गया? इसी तरह के जो बहुत सारे और कमीशन थे, जो संस्थाएं थी। असल में संविधान का सबसे बड़ा संकट इस समय ये है कि संविधान ने ही जिन संस्थाओं को जन्म दिया, वो लगभग सभी संस्थाएं संविधान के साथ विश्वासघात कर रही हैं। क्रांति के बारे में कहा जाता था कि क्रांति को उसकी संतानें ही खा जाती। हम संभवतः ऐसे मुकाम पर हैं जहां संविधान को संविधान से प्रसूत संस्थाएं ही खा रही, जिनमें राज्य
राजनीति, पुलिस, अदालतें और जो बहुत सारी चुनाव कमीशन इत्यादि इत्यादि सब शामिल हैं। इनमें कभी कोई अगर थोड़ी सी अकल या विवेक या साहस नजर आता है तो हम बड़े उत्साहित होते हैं कि वो प्रभारियों को रोक लगा दी गई है, वो रथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है, और वैसे चुनाव आयोग क्या करता रहा है हम सब जानते हैं। तो ये जो संवैधानिक संस्थाओं का ढांचा था जो राज्य को मर्यादित करने के लिए बनाया गया था, वो भी शिथिल हो चुका है। अब हम भरोसा किस पर करेंगे, इस पर फिर थोड़ा बाद में आगे, क्योंकि ये संस्थाएं संविधान के प्रति भी गैर जिम्मेदार हो गई हैं और लोक से भी विमुख हो गई। संवैधानिक संस्थाओं में सामूहिक अंतःकरण न बचे। उन्हीं में से एक जिसका विशद वर्णन अभी हमारे मित्र रवीश कुमार ने किया, मीडिया भी एक सार्वजनिक संस्थान है जिसमें से अंतःकरण पूरी तरह से गायब है। तो संविधान का ढांचा तो फिर वक्त बरकरार है, यानी अभी भी संविधान तो है ही। हालांकि कहा जाता है कि एक वैकल्पिक संविधान तैयार है और मौका मिला तो फिर उसको लागू कर देंगे। हमारे यहाँ कबीर ने कहा था, बहुरी हम काहे को आवेंगे, मतलब हम फिर दोबारा से क्यों आएंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हम ही आएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि हम कहां से कहां पहुंचते जाते हैं। बहरहाल संविधान की आत्मा के बारे में बात की जाती है। मैं संविधान का वैसा विशेषज्ञ नहीं हूं जैसे हमारे कुछ मित्र हैं, पर मुझे लगता है कि 4 मूल्य उसकी आत्मा को परिभाषित करते हैं: स्वतंत्रता, समता, न्याय और भाईचारा। ये 4 मूल्य जिन्हीं के व्यवहार में वो सब लागू हो गए, तो ये हमारे सपने का भी हिस्सा है कि हम चाहते हैं कि हमारे सभी नागरिक स्वतंत्र हों, सभी को न्याय मिले, सभी को समता का स्वाद मिले और सभी में भाईचारा बने। अब ये मूल्य कोई संविधान ने कहीं से शून्य से उठाकर नहीं रख दिए, ये भारतीय परंपरा और चिंतन का भी हिस्सा थे और ये स्वतंत्रता संग्राम का भी हिस्सा थे और ये आधुनिकता जो विकसित हुई उसका भी हिस्सा थे। और इन सबको एक तरह से संगुम्फित करके संविधान सभा ने, वो सिर्फ 150 से कितने सदस्य थे उसके, उनके विवेक से नहीं पैदा हुआ। संविधान को सिर्फ अंबेडकर ने नहीं लिखा। संविधान इस पूरी परंपरा का एक उत्तराधिकारी दस्तावेज है जिसको संयोग से ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसको लिपिबद्ध किया और व्यवस्थित किया। अंबेडकर को इसका श्रेय जाता है, लेकिन गांधी की छाया भी संविधान पर उतनी ही है जितनी इन मूल्यों के लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। अब तीनों की अलग अलग व्यवस्था है, व्यक्ति की, समाज की और राज्य की। हमारा संविधान व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करता है, उसके निजीपन की रक्षा करता है, वो समाज की जिम्मेदारी भी तय करता है और राज्य की जवाबदेही भी बताता है। हर स्तर पर संविधान में भारतीय बहुलता का स्वीकार है, चाहे भाषाई स्तर पर, चाहे धर्मों के स्तर पर, चाहे अवसरों के स्तर पर, हर जगह ये संविधान बहुलता का दस्तावेज भी है, उस बहुलता का जो हमारा सहज स्वाभाविक भारतीय उत्तराधिकार है। यहीं पर मैंने संविधान पर ही बातचीत हो रही थी जब मैंने ये कहने की धृष्टता की थी कि अगर हमारा हिंदू धर्म इतना सर्वसंतोषी था
और उसको विकृत कर दिया बाहर के आए धर्मों ने, तो हमारे यहाँ 3 अलग धर्म और क्यों पैदा हुए? बौद्ध, जैन और सिख। ये असहमति के धर्म है, ये हिंदू धर्म से असहमति के धर्म है, नहीं तो क्या जरूरत थी? और यही नहीं, इनमें से 2 धर्म जैन और बौद्ध तो ऐसे हैं जिनमें ईश्वर की परिकल्पना ही नहीं है। तो इस बहुलता को भाषाई स्तर पर भी हम एकमात्र ऐसा देश है जिसमें अभी के जन सर्वेक्षण से पता चलता है कि 700 से अधिक भाषाएं, बोलियां, उपभाषाएं। हमको इस पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि हर भाषा सच्चाई को नाम देने का एक उपकरण है, सच्चाई में हिस्सा लेने का एक तरीका है, संसार को समझने की एक युक्ति है। और हमारे पास 700 से अधिक युक्तियां हैं जो किसी और देश के पास नहीं है, और हम इसका बड़ा रोना रोते हैं। हमारी भाषाओं ने इस बहुलता को जीवित रखा और इस बहुलता को सत्यापित रखा, इसको सजीव और सशक्त रखा। ये आकस्मिक नहीं है कि आज जब उसी भाषा का प्रयोग करने वाला मीडिया गोदी मीडिया बन गया, इसी भाषा का प्रयोग करने वाला हिंदी साहित्य, हिंदी समाज का प्रतिपक्ष बना हुआ है। आज हिंदी के का जो महत्वपूर्ण साहित्य है उसमें पाला नहीं बदला, वो झूठ और झांसों की गिरफ्त में नहीं आया, वो नफरत फैलाने और भेदभाव पैदा करने की प्रवृत्तियों का पोषक नहीं बना। ये भाषा का अपना एक लोकतांत्रिक विवेक भी होता है, और इस बात की पहचान हमारे संविधान ने इतने दशकों पहले कर दी। ये भी मत भूलिए कि भारत के विभाजित होने के बाद ये संविधान बना था, और फिर भी उन्होंने बचे हुए भारत की अखंडता की कल्पना की। कई बार मुझे, अब मैं धवलकेशी हूं, इसको उर्दू में कहते हैं कब्र में पैर लटके हुए हैं, हालांकि अगर हम वहां भी गए तो वहां भी अब मौका मिला तो बोलेंगे जरूर। अगर सुना नहीं सकते किसी और को, अल्लाह ताला को ही सुनाएंगे कि भाई अब तुम ही हमारे साथ हो, तुम ही हमारी बात सुनो। अब मुझे लगता है कि संविधान के खतरों की एक सूची आपके सामने पेश कर। इस संविधान को सबसे बड़ा खतरा राज्य और राजनीति से। राजनीति में राज का इतना प्राधान्य हो गया है कि वो नीति शून्य हो गया। नीति शब्द का इस्तेमाल करते हुए इस प्रपंच के लिए मुझे थोड़ा संकोच होता है, पहला। दूसरा, संविधान को संकट संसद और न्यायालयों से भी। ऐसी संसद जो इतने बड़े बड़े कानूनों को बिना बहस के सिर्फ मतलब बहुसंख्या के बल पर पास कर देते हैं, वो संसद ही संविधान के लिए खतरा बन रही है। और न्यायालयों में अब यही सवाल उठा है कि जो चुनाव के बॉन्ड्स हैं उनका मसला कितने वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय के सामने स्थगित पड़ा हुआ है। ये पब्लिक मैटर नहीं है, ये ऐसा मसला नहीं। इतने चुनाव निकल गए, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय को फुर्सत नहीं मिली है कि इस महत्वपूर्ण मसले पर, जहां हमको पता चले कि भाई आखिर ये राजनीतिक पार्टियों को चंदा कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, ये बात सर्वोच्च न्यायालय के सामने विचार के लिए है। और सर्वोच्च न्यायालय को उस पर विचार करने के लिए फुर्सत नहीं मिली। सर्वोच्च न्यायालय को कश्मीर
से संबंधित धारा 370 पर विचार करने के लिए काफी साल तक फुर्सत नहीं मिली।